नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के उठाए गए कदम और फैसलों की चर्चा करते हैं। कदम सही उठाए गए हैं या नहीं, इस पर गहन चर्चा विमर्श करते हैं। इसके अलावा यहां बात होती है देश विदेश की पॉलिसी की, पर्सनल फाइनेंस की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सभी मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। कर्ज के बोझ तले दबी वोडाफोन आइडिया बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। एजीआर बकाये को लेकर कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से निराशा ही हाथ लगी, लेकिन अब खबरें यह आ रही हैं कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत देने के लिए कई ऑप्शंस पर विचार विमर्श कर रही है। जैसे ही यह खबर आई, वोडाफोन आइडिया के शेयर रॉकेट हो गए। दिन के दौरान 7% तक चढ़ गए। अब क्या है सरकार की नई योजना? क्या फिर से बकाये राशि को इक्विटी में बदला जाएगा या फिर कर्ज बकाये को चुकाने के लिए टेन्योर बढ़ाया जाएगा? समझने की पूरी कोशिश करें। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे यूपीएस की, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। कब खत्म हो रही थी डेडलाइन? इस फैसले से कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा? अगर किसी ने चुनाव यानी ऑप्शंस को चूज नहीं किया तो क्या होगा? सारे सवालों का जवाब लेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे S&P ग्लोबल रेटिंग्स के रिपोर्ट की। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बढ़ा दिया। अब एजेंसी को उम्मीद है कि देश की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी। क्या है भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के मुख्य कारण? इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ चिंताओं की भी बात की गई। वो वाला मामला क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए एक बार फिर सरकार सामने आई। टेलीकॉम मिनिस्टर ने साफ कहा कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए सिर्फ 2 कंपनियों का होना ठीक बात नहीं, क्योंकि कंपटीशन जो है बनी रहनी चाहिए। जैसे ये खबर आई, निवेशकों का भरोसा बढ़ गया और वोडाफोन आइडिया के शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला। सर, क्या है सरकार की नई प्लानिंग? देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस बात पे चर्चा कर रहे हो, खास तौर पर तब से जब से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन, एक रिमार्क आया वोडाफोन आइडिया की उस पिटीशन को लेके, जिसमें कंपनी ने ये मांग की थी कि उसके ऊपर जो ड्यूज़ हैं, एजीआर के ड्यूज़, उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी और बाकी का कंपोनेंट है उसको माफ़ किया जाए। ऐसा अगर नहीं हुआ तो वोडाफोन आइडिया अगले वित्त वर्ष तक सर्वाइव करने की हालत में नहीं होगी। अब इसके बाद से एक तरह से वो SOS कॉल सरकार के लिए और पूरे आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास SOS एक कॉल इस तरह की थी कि जी कंपनी को बचाने के लिए तत्काल उपाय करने होंगे। अब उसके बाद से सरकार और वोडाफोन आइडिया और लगातार पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेके इस बात को लेके गहमा गहमी थी कि आखिर वोडाफोन आइडिया पर सरकार फैसला क्या लेने वाली है, क्योंकि अकेला वोडाफोन आइडिया नहीं है, इसमें एयरटेल भी शामिल और टाटा टेली सर्विसेज भी शामिल इसमें थी। और उसके बाद से ये आ रहा था कि सरकार कई सारे ऑप्शंस पर विचार कर रही। बीच में ये खबरें आई कि सरकार किसी तरह की राहत देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसमें ये निकल के आ रहा है कि सरकार के पास 2 विकल्प कम से कम सरकार देख रही है। एक तो ये है कि जो एजीआर का बकाया है उसका टेन्योर बढ़ाया जाए, जो अभी 6 साल का है, जो अभी 6 साल का है उसको 20 साल करने की बात आ रही है। उससे जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है सालाना दी जाने की, अभी जो 18,000 करोड़ रुपए है उसमें सब्सटेंशियल आपकी कमी आ सकती है। दूसरा विकल्प ये है कि क्या जो बकाया है ये उस पे ब्याज को कम किया जा सकता है क्या। और एक और बड़ा विकल्प है, वो ये है कि जब तक इस पूरे एजीआर के मसले को सुलझाया नहीं जाता तब तक क्या वोडाफोन आइडिया के लिए जो इंस्टॉलमेंट है उसको नॉमिनल लेवल पर ले आया जाए, यानी 1000 या 1500 करोड़ रुपए की टोकन अमाउंट केवल कंपनी दे, और एक बार जब मामले पूरे तय हो जाए कि क्या देना, कितना देना है या नहीं देना, सरकार माफ करेगी, उतना कर दिया जाए उसको। सर, आपकी सेकंड पॉइंट में बात आई कि चक्रवृद्धि ब्याज ना लेकर नॉर्मल ब्याज लिया जाए। क्यों सर, क्यों राहत दिया जाए इसको? नहीं, देखिए, असली जो परेशानी है वो कंपाउंड जो इंटरेस्ट लग रहा है वो और सालाना आधार पे लग रहा है, वो कंपनी के ऊपर कर्ज को लगातार बढ़ा रहा है या बकाया को लगातार बढ़ा रहा है। अब आप समझिए कि लगभग 28 से 30% का सालाना का ब्याज कंपनी को चुकाना पड़ रहा है अपने एजीआर के बकाया पे।
सरकार के पास विकल्प ये है कि इसको वो घटा के 8 से 10% का जो सामान्य इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसको पे ला सकती है। और यही वजह है कि हमने जब 45,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर का जो ड्यूज इस फॉर्म में है आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी के, उसमें आपका पेनल्टी 6,000 करोड़ रुपए की है और उस पर पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट है वो एक लंबा चौड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है, उस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है। अब आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो जो बर्डन है वो कंपनी पे बढ़ता जा रहा है। कंपनी साफ तौर पे कह चुकी है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस सबको चुका पाएं। मेरा अगला सवाल ये है सर, 84,000 करोड़ आप इनका माफ करने की योजना बना रहे हैं। दूसरे सवाल है कि भारतीय एयरटेल पर भी 34-35,000 करोड़ के आसपास का है, टाटा टेली सर्विसेज के पास भी 18-19,000 करोड़ के आसपास है। क्या इन लोगों का भी माफ होगा सर? नहीं, देखिए, अगर पॉलिसी लेवल पे कोई फैसला सरकार लेती है तो वो तीनों कंपनियों के लिए एक जैसा फैसला होगा। अगर इंटरेस्ट को अगर आप समझिए कि रेट्रोस्पेक्टिवली अगर घटाती सरकार कि पिछला जो आपका बकाया था उस पर भी जो ब्याज लगा था उसको मान लीजिए 28-30% से घटा के 10-12% के सामान्य इंटरेस्ट पे लेके आएंगे, तो वो तीनों कंपनियों के लिए होगा। उसमें सरकार किसी एक को छोड़ के किसी एक को ये राहत नहीं दे सकती। और ऐसा अगर किया जाता है तो फिर दूसरी कंपनी जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहाँ पे फिर मामले तय होंगे। लेकिन अगर जो सिंपल इंटरेस्ट किया जाता है तो वोडाफोन आइडिया की जो इंस्टॉलमेंट है एजीआर बकाया की, उसमें लंबी चौड़ी गिरावट आने की बात कही जा रही। तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की बचत तो सीधा कंपनी को होने की बात कही जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, जिसमें कि अगर अभी से ही इस बकाया को सामान्य इंटरेस्ट से लागू किया जाए, अगर रेट्रोस्पेक्टिवली सरकार इसको करने की का प्लान करती है तो ये बचत वोडाफोन आइडिया के लिए और बड़ी हो जाएगी जी। यानी कंपनी का सर्वाइवल का एक रास्ता खुलता हुआ हम देख सकते हैं। यही मेरा अगला सवाल था, मैं पूछने वाला था सर कि जो ये वोडाफोन आइडिया के मालिक साहब जो हैं या सीईओ साहब हैं जो कहते फिर रहे थे कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर से जो है हम ऑपरेशंस चला ही नहीं पाएंगे, तो क्या अब इसके बाद अब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल? नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी ये ऑप्शंस हैं जिनको लेके मीडिया में खबरें आई हैं। सरकार को इसके बारे में फैसला करना होगा, फाइनल डिसीजन लेना होगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क आया था उसके बाद से गेंद अब पूरी तरह से सरकार के पाले में जी। और सरकार को ही इस पे फैसला लेना है। इस पे अब जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका जो एक बड़ा बयान आया है आज ही, उसमें जो कही गई है बात कि हम टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंपनियां इस सेक्टर में रहें, वो भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार वाकई में अब संजीदगी से इस बात की ओर विचार कर रही है कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया को बचाया जा सकता है। प्रवीण सर, बहुत आसान प्रश्न एक और मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों डुओपोली नहीं चाहते हैं सरकार, क्यों नहीं चाहती? क्या उसका वो बोझ जो है, जैसा कि कहा जा रहा है कि एयरटेल जियो जो है अपनी जो प्राइसेस हैं एक बढ़ाता है तो दूसरी कंपनी बढ़ा देती है, उसका जो सीधा इफेक्ट है, जो मार पड़ती है आम जनता को पड़ती, क्या इसी को खत्म करने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए, एक जो कार्टेलाइजेशन है या एक जो दो कंपनियों का राज है, मान लीजिए अगर 100% आप देख लीजिए तो उसमें 50% का अगर मार्केट शेयर या कोई 60 या 40% का मार्केट शेयर अगर ले लेती हैं तो दोनों कंपनियों के लिए ऑपरेट करना आसान होगा। एक ने 5 रुपये बढ़ाए, दूसरे ने भी 5 रुपये बढ़ाए, वहाँ कंपटीशन खत्म हो जाता है, वहाँ कंज्यूमर्स के लिए मौके खत्म हो जाते हैं। और ऐसे इसी वजह से, और चूंकि जिसको बार बार कहा जाता है कि अब डेटा और अब मोबाइल सर्विसेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरह हैं कि जिसको आप न्यू ऑयल, जिसको आप अब नकार नहीं सकते, जिसकी आप अब उपेक्षा नहीं कर सकते जी। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि कम से कम 3 कंपनियां रहें, जो 3 कंपनियां इस सेक्टर में किसी भी तरीके की जो कस्टमर्स के लिए जो प्राइसिंग को लेके या दूसरी सहूलियतों को लेके एक कंपटीशन रहे, और कंपटीशन रहेगा तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहेंगे। प्रवीण सर, अब मिनिस्टर साहब को लाना चाहेंगे इस पिक्चर में। मैं लगातार वोडाफोन आइडिया की खबर को कवरेज कर रहा हूँ, उसको रिलेटेड जितने भी खबरें हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे शुरुआत में जब बात आई थी कि इक्विटी वाला जब मामला था सर, 22.6% से जैसे ही सरकार ने इसमें 49% स्टेक लिया, उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का बयान आया था कि नहीं,
हम कुछ मदद की उम्मीद मत रखिएगा, हम वोडाफोन आइडिया वो कंपनी है, वो अपना कंपनी चलाए अपना, हमसे ना उम्मीद रखे। इस बार भी वही कहते फिर रहे हैं, उसके बाद खबर आ जाएगी कि नहीं भाई हम 84,000 करोड़ रुपए आपको माफ भी कर देंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो टेलीकॉम मिनिस्टर का अभी का बयान है और जो पीछे के हम बयान देखते थे कि नई कंपनी को अब अपने पैसों का इंतजाम खुद करना पड़ेगा, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस नज़र आता है कि जहां एक तरफ वो कह रहे थे कि आप अब देख लीजिए आपको किस तरह से धंधा चलाना है, अपना कारोबार चलाना है, और अब वो कह रहे हैं कि हम डुओपोली नहीं चाहते। डुओपोली नहीं चाहते मतलब तीसरी कंपनी को बचाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो सकती है, जिसमें बार बार अब ये बात आ रही कि ऑप्शंस क्या हैं आखिर सरकार के पास। उसमें फिर 20 साल का ऑप्शन है, फिर एक नॉमिनल अमाउंट सालाना लेने की बात है, और या इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात है। लेकिन इन टोटलिटी अगर आप देखोगे तो सरकार का व्यू पॉइंट भी हमको बदलता हुआ दिखाई अब दे रहा है वोडाफोन आइडिया या टेलीकॉम सेक्टर को लेके। अब सरकार कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से इस मामले पर सोच रही है, और उसमें दो वजह हैं। एक बड़ी वजह जो बैंकों का कर्ज है वो है, दूसरी बड़ी वजह ये है कि बैंकों का कर्ज और सरकारी बकाया दोनों डूब जाएंगे अगर कंपनी बैठी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ग्राहकों को भी इससे नुकसान होगा। 20 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और पूरे का पूरा सेक्टर में फिर दो कंपनियों के बीच में ही मुकाबला रह जाएगा। अगला प्रश्न प्रवीण सर, बचाना चाहते हैं, डुओपोली खत्म करना चाहते हैं, देन व्हाई यू आर नॉट रिवाइविंग योर BSNL एंड MTNL? नहीं, उसके लिए सरकार हर साल आप बजट में देख लीजिए, कभी 82,000, कभी 89,000, कभी 1,10,000 करोड़। आप पिछले 5-6 साल के अगर उदाहरण देख लीजिए तो सरकार ने कई बार कहें कि हम बेल आउट पैकेजेस या बचाने के पैकेजेस दिए हैं। BSNL ने ही, और हमने ही अभी कुछ दिन पहले खबर की थी कि जो 5G FWA लॉन्च किया है हैदराबाद में, 999 रुपये में लॉन्च किया है। बड़ी सर्विस है वो, और उसके जरिए सरकार BSNL को भी रिवाइव करना चाहती है। इस तरह की भी खबरें आई कि सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो अपने सारे इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए BSNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करे। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि BSNL को रिवाइव किया जाए। MTNL के जो नॉन कोर असेट्स हैं उनको सरकार हटा रही है, और एक असेट लाइट कंपनी को BSNL में मर्ज करने की बात भी है। तो सरकार चाहती है कि 3 प्राइवेट कंपनियां बनी रहे इस सेक्टर में, और एक सरकारी कंपनी बनी रहे। सस्ता इंटरनेट, गांव देहात तक पहुंच बनाने के लिए सरकार को BSNL की भी जरूरत पड़ेगी। जी, टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही है सर, मेरे पास बड़े सवाल होते हैं। अब 120 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता की तरफ से एक सवाल है। 6 महीने गुजर चुके हैं सर, आपका ध्यान मैं 1-2 महीने पहले के मनी सेंट्रल पे ले जाना चाहूंगा। जब जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, कहा गया था कि इस साल के 6 महीने तक रुक जाइए, अगला 6 महीना आप पर भारी पड़ने वाला है। क्यों? छठे महीने से मोबाइल टैरिफ कंपनियां जो हैं, वो जो टैरिफ की जो मार है वो आप पर बढ़ा सकती है। कहा गया कि लास्ट ईयर जब बढ़ाया गया था उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है, नल एंड वॉइड हो रहा है, तो नए चार्जेस के लिए तैयार रहिए। तो सर 5-6 दिन ही बस बचे इस महीने के खत्म होने के बाद, अगले महीने झटका लगने वाला है क्या? नहीं, अगले महीने नहीं, इस साल दिसंबर के आसपास प्राइस हाइक हो सकता है। प्राइस हाइक होना आप तकरीबन तय मानिए इस सेक्टर में, क्योंकि बात वही आ जाती है। और जो जेफरीज की और दूसरी कई रिपोर्ट्स में आई, मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट थी आरपू, जिसमें आरपू की बात है, जिसमें ये बात कही गई कि लोगों के पास ऑप्शंस आखिर हैं क्या। टेलीकॉम या मोबाइल सर्विसेज का इस्तेमाल या डेटा की जिस तरह की खपत है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेटा इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में एक है। तो लोगों के पास ऑप्शन असल में है नहीं, मोबाइल सर्विसेज इस्तेमाल करनी है, आपको डेटा का इस्तेमाल करना। और ऐसे में एक के बाद एक, जब पिछली साल भी जब प्राइसेस बढ़े थे तो एक कंपनी ने बढ़ाए, उसके बाद लगातार दोनों कंपनियों ने बढ़ाए, और इसी तरह का हम होता हुआ ये कदम देख सकते हैं इस साल दिसंबर के आसपास, जैसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एक के बाद एक तीनों कंपनियां फिर से प्राइसेस को बढ़ा सकती हैं। और वो होगा तो वो एक तगड़ा झटका है। देखिए, मोबाइल का जो खर्च है वो आप समझिए कि वो बढ़ने ही वाला है, उसमें कमी होती हुई कम से कम नज़र नहीं आएगी। चाहे नॉट इवन स्टारलिंक के आने से, बिल्कुल, चाहे स्टारलिंक, कुइपर या वोडाफोन आइडिया और जो EST के बिल्कुल उनका जो टाई अप हाइब्रिड मॉडल, उसके जरिए लाने की बात हो, प्राइसेस का नीचे आना वो बेहद मुश्किल है। और लगातार धीरे धीरे कंपनियां आपकी जेब पर बोझ बढ़ाती जा रही हैं। यानी झटका लगने वाला है सर दिसंबर से। झटका लगना तकरीबन तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में से किसी एक को चुनने की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी।
अब ये समय सीमा यानी डेडलाइन जो है 30 सितंबर 2025 तक है। पहले ये 30 जून 2025 थी। कहा जा रहा है कि इस कदम से कर्मचारी अब आराम से तय कर सकते हैं कि उन्हें यूपीएस में जाना है या एनपीएस में रहना। सर, बहुत से कर्मचारी तो अभी तक उनको ये भी नहीं पता है सर कि यूपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, इसके बारे में तो ठीक से जानते भी नहीं है। क्या यही एक बड़ी वजह या कुछ और फैक्टर है सर? नहीं, देखिए, अपेक्षित जो, और हमने इसको बार बार मनी सेंट्रल में लगातार कवर किया, इस बात की ओर बताया है कि किस तरह से यूपीएस ट्रैक्शन गेन करने में नाकामयाब साबित हुई है, नाकाफ़ी साबित हुई है। और अब जिसकी बार बार आशंका जताई जा रही थी कि इसको जो ठंडा रिस्पॉन्स मिला है केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से, उसके बाद सरकार के पास विकल्प नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो अब इसको एक्सटेंड करे। एक आंकड़ा है सर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें से मात्र 10,000 लोगों ने इसको ऑप्ट किया है। बिल्कुल, तो वो नंबर एक मिनिस्क्यूल नंबर है, बेहद मामूली नंबर है। और ऐसे वक्त पे जबकि पिछले साल सरकार ने बड़े फैनफेयर से, बड़े उत्साह के साथ यूपीएस को लॉन्च किया था, यूपीएस के फ़ायदे गिनाए थे और बताया था कि ये किस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबरी की या उसकी टक्कर की स्कीम है। आपका कंट्रीब्यूशन है, ये उसका एक आपका एक अलग पार्ट है, लेकिन आपको 50% एश्योर्ड पेंशन, पक्की पेंशन की गारंटी मिल रही है, जैसी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो एनपीएस और ओपीएस का एक घालमेल वाला सिस्टम सरकार ने पेश किया। अभी हाल में जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया था कि उसमें डेथ पर और जो डिसेबिलिटी पर आपको ग्रेच्युटी के फ़ायदे यूपीएस में दिए जाएंगे। तो वो तमाम तरह से सरकार ने अपने जो प्रेजेंटेशन बनाए, सरकार ने जो अपने कर्मचारी हैं उनको इसके फ़ायदे गिनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिशें की, सेमिनार आयोजित किए, लेकिन उसके बावजूद जो 30 जून की डेडलाइन नज़दीक है और वैसा नहीं हुआ, तो अब सरकार को इसको 3 महीने के लिए और बढ़ाना पड़ रहा है। और ये वाकई अब सवाल असल में यहाँ तक का नहीं है कि ठीक है सरकार ने एक्सटेंड कर दिया, सवाल इस बात का है कि क्या अब इसमें आगे मान लीजिए 30 सितंबर तक तादाद नहीं बढ़ती, 5-10 हज़ार ही एम्प्लॉय और आती हैं, तब क्या इतने ठंडे रिस्पॉन्स के बाद क्या सरकार इस स्कीम में अब कुछ ट्वीक करेगी, क्या बदलाव करेगी, या क्या कर्मचारी अब आगे चलकर ये डिमांड करेंगे कि आपकी चूंकि ये स्कीम पूरी तरह से फेल हो गई, क्यों ना आप पुरानी पेंशन स्कीम को ही जस का तस लागू कर दें, माने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दें। बिल्कुल। तो अब अगर इसका रिस्पॉन्स इतना ठंडा, देखिए एनपीएस पे तो फिर से सरकार ला नहीं सकती, तो ऐसे में बड़ा ऑप्शन इस बात का है कि क्या कर्मचारी अब इस बात की डिमांड रख सकते हैं कि आप हमको ओल्ड पेंशन स्कीम ही लाकर दीजिए। जी, अब प्रवीण सर, एक और सवाल है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों में भी बहुत रोष है। वो कह रहे हैं जब तक वॉलंटरी रिटायरमेंट की डेट से पेंशन देने की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक हम इसको ओपीएस को नहीं मानेंगे, या सॉरी माफ कीजिएगा, यूपीएस को नहीं मानेंगे। उनका एक बड़ा हैशटैग भी बड़ा वायरल होता रहता है सर कि नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। इस तरह के भी जो है बहुत सारे ट्विटर पर ट्रेंड होते हुए भी नजर आ रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि तमाम तरह के रोष भी देखने को मिल रहे हैं, कर्मचारी संगठन जो है वो खुश नहीं है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी को भी लेकर भी कई बार हम लोगों ने चर्चा की, मनी सेंट्रल में भी और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम लोगों ने पैकेजेस में भी इस बात को डिस्कस किया है। तो सरकार क्यों नहीं मतलब जो कर्मचारियों का रोष है उसको एड्रेस कर पा रही है सर? देखिए, उसमें अब जो चूंकि 2004 के बाद से एनपीएस दे दी गई लोगों को, कर्मचारियों को, एनपीएस के साथ एक और जो मुझको जो समझ में आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूं, नहीं प्लीज सर, एक जो फैक्टर हो सकता है वो ये हो सकता है, चूंकि एनपीएस का जो आपका कॉर्पस है वो मार्केट के साथ आपका लिंक्ड है। अब अगर आप पिछले मान लीजिए 2004 से 2024 तक का मार्केट का परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो जो रिटर्न बाजार में मिले हैं इन्वेस्टर्स को, उसका फायदा एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को भी मिला होगा। ऐसे में क्या कर्मचारियों को ये लग रहा है कि एनपीएस में उनको मिलने वाली पेंशन जब वो रिटायर होंगे तब कहीं ज़्यादा शायद होगी बजाय के यूपीएस में जो मिल रही, क्योंकि यूपीएस का में आपको अंत में जो आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी है एक साल की, उसका एवरेज का 50% ही मिलेगा। तो क्या उनको ये लग रहा है कि हम एक बड़े नुकसान में रह सकते हैं यूपीएस में अगर ऑप्ट कर लेते हैं और एनपीएस ज़्यादा बेटर है? दूसरी चीज ये है कि क्या कर्मचारियों को ये लग रहा है कि चूंकि अगर हम इसको ऑप्ट नहीं करते हैं, ये स्कीम अगर पूरी तरह से इस पर रिस्पॉन्स ठंडा रहता है, तो क्या सरकार के पास मजबूरी इस बात की होगी
कि वो फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आए। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़े मसले ऐसे हैं जो एक स्ट्रेटेजिकली जो एक कर्मचारी सोच रहा है वो इस हिसाब से इसको देखता है। और एक चीज और है, अगर यूपीएस केंद्र सरकार के लेवल पर अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो ये राज्यों में भी नहीं जाएगी जी। ये भी आप समझ लीजिए कि राज्य कर्मचारी जिनको लेकर राज्य भी बहुत गहराई से इस बात को देख रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार की यूपीएस का केंद्रीय कर्मचारियों का उस पर रिस्पॉन्स किस तरह का है। अगर वहां ठंडा रिस्पॉन्स रहा तो राज्य क्यों लेके आएंगे फिर उसको, फिर तो एनपीएस की जो व्यवस्था चल रही है वो चल ही रही है। तो अल्टीमेटली एक बेहद महत्वाकांक्षी स्कीम सरकार की जो है वो ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले 3 महीने बेहद क्रूशियल होंगे इस बात को देखने में कि कितने लोग अब इसको ऑप्ट करते हैं। प्रवीण सर, अब देखिए सैलरी पेंशन की बात हो रही तो 8वें वेतन आयोग को भी लाना चाहिए इस पिक्चर में। अब ताज़ा अपडेट ये है सर कि शिव गोपाल मिश्रा साहब जो कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कहिए, लीडर कहिए, उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है। किनको लिखी है? मुख्य सचिव को, केंद्र सरकार में जो मुख्य सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहिए, उनको लिख दी है चिट्ठी और कह रहे हैं कि देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है, फिटमेंट फैक्टर वाला बात आगे नहीं बढ़ रहा है, आप 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा ये आप नहीं बता रहे हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ मामला है कि विपक्ष भी अब कह रहा है कि क्या ये सिर्फ ये चुनावी जुमला तो नहीं था कि जब दिल्ली इलेक्शंस के पहले आपने ऐलान कर दिया कि हाँ भाई फटाफट 8वें वेतन आयोग करेंगे, आउट ऑफ द बजट जाके घोषणा की गई। तो सर रोष है, कहा जा रहा है, उसके पीछे का फैक्टर आप बेहतर समझा पाएंगे कि जब से इम्प्लीमेंट होगा उसको स्टडी करने में, उसको लागू करने में, पूरे राज्यों का आकलन करने में, तमाम तरह के फैक्टर्स को काउंट करने में कहा जा रहा है कि 1 साल से अधिक का समय लग जाएगा और उसको लागू होना है अगले साल से, मतलब 6 महीने के बाद। तो क्या वो डिले हो रहा है क्या गाड़ी सर? बिल्कुल, सरकार के एंड पे तो जाहिर तौर पर अब तक उसका ऐलान हो जाना चाहिए था। जनवरी में इस बात का ऐलान किया गया था, अर्ली जनवरी में। मुझे लगता है कि 15-16 जनवरी के आसपास का ये मामला होगा, संभवतः 16 जनवरी को ऐलान किया गया था 8वें वेतन आयोग का। और अब जून खत्म होने को आ गई है और अब तक सदस्यों का ऐलान नहीं हुआ, मतलब चुने नहीं गए हैं, तय नहीं किए गए हैं। दूसरी चीज़ इसमें बड़ी ये है कि सरकार भले डिले करे, देखिए अभी आपका आयोग के सदस्य नहीं हुए, फिर मान लीजिए 1 साल में वो सिफारिश देंगे। एक जो माना ये जा रहा है कि जो 1 जनवरी 2026 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और तब से लेके फिर जब तक सिफारिशें आएंगी तब से उस वक्त तक का आपको एरियर दिया जाएगा। तो आप जितना डिले करेंगे आपको पैसा तो उतना देना ही देना है। सर एरियर की बात जब भी आ जाती है ना तो कर्मचारी संगठन को मैं भी फॉलो करता हूं, वो कहते हैं कि 18 महीने का डीए तो का जो एरियर था वो अभी तक नहीं मिला, कोविड के टाइम्स का। कोविड के वक्त की तो देखिए असाधारण परिस्थितियां थी, उस वक्त तो सरकार के खजाने पे इतना बोझ था कि तमाम तरह की वेलफेयर स्कीम चलानी पड़ी थी। फ्री में सरकार को सबको जो 80 करोड़ लोगों को खाना, 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ा था, वैक्सीन देनी पड़ी थी। तो वो एक लंबा चौड़ा सरकार का खर्च था। लेकिन और उसी ड्यूरेशन में आप समझिए कि सरकार के पास जो कमाई थी वो भी घटी जी। तो वो बहुत सारे मसले हैं। उस पीरियड का तो पता नहीं अब वो एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कर्मचारियों को। लेकिन अभी आपको 1 जनवरी 2026 से देने की ज़्यादातर मोटी तौर पर ये बात है। तो आप जितना देर करेंगे, मान लीजिए आप 2027 में इसकी सिफारिशें लेके आते हैं जनवरी फरवरी में, तो आपको 1 साल का तो फिर भी एरियर देना ही है जी। तो इसमें डिले करने का मुझको ये नहीं समझ में आता कि उसका फायदा आखिर किसको होने वाला है। जी। क्या सरकार को वाकई इसका फायदा होगा या नहीं? ये हो सकता है कि सरकार ये कह दे कि हम 1 जनवरी 2026 से देंगे ही नहीं। वो रिस्क मुझे लगता नहीं कि सरकार ले, क्योंकि बड़े तादाद में कर्मचारी जो केंद्र सरकार के हैं वो इससे नाराज हो जाएंगे। जी। अब सर सैलरी पेंशन की बात हो रही है तो सोशल नेटवर्क, जो सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है उसको बढ़ाने की जो बात हो जा रही है, तो कहा जा रहा है कि अम्ब्रेला स्कीम्स लाया जाएगा मोदी सरकार के द्वारा। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की जैसा हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह के एक अम्ब्रेला स्कीम भी लाने की बात कही जा रही है। अटल पेंशन योजना, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो तो चल ही रही है। बिल्कुल। इस पूरे मुद्दे को, सर पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है कि जो मुहिम सरकार की एक्टिविटी में दिखाई दी पिछले साल, जब नंबर कम आए सरकार को चुनने के बाद, उसके बाद से जो तेजी आई सरकार के कदमों में, खास तौर पर एम्प्लॉयज के वेलफेयर को लेके। जी सर, जो 400 सीट का दावा किया जा रहा था तो 240 आए। बिल्कुल। तो अब उसमें एक बार जब सरकार ने 12 लाख तक की टैक्स छूट दे दी तो उसके बाद से अब सरकार के थोड़ा सा उस पर ठटक कर दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट पेश की, इसका नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक।
इस रिपोर्ट में एस&पी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बढ़ा दिया। अब एजेंसी को उम्मीद है कि देश की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी। सर, क्या है भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के मुख्य कारण? इसके अलावा एचएसबीसी की रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में सालाना आधार पर 30 से 40 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने जो बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती का ऐलान किया, उससे भी 12 बिलियन डॉलर की सेविंग होगी। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बात कही गई। सर, क्या कहा गया है? इससे क्या देश की इकोनॉमी को कैसे फायदा पहुंचेगा? एकदम आसान भाषा में आप समझाइएगा। नहीं, देखिए, पहली बड़ी बात जो एस&पी ग्लोबल की जो रिपोर्ट आई है, वो पहली बार इतने पिछले कुछ महीनों में जितनी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें लगातार जो भारत का जो ग्रोथ का आउटलुक था उसको कट करते हुए हमने देखा। लेकिन इस बार आरबीआई के जो टारगेट को मैच करते हुए दिख रही है सर एस&पी। बिल्कुल। और उसके पहले जब हमारी चौथी तिमाही की ग्रोथ के आंकड़े आए थे और सालाना ग्रोथ के जब आंकड़े आए थे 6.5% ग्रोथ के और 7.2% की जो ग्रोथ के नंबर आए, उसके बाद से फिर एक बार ये दिखाई दे रहा है कि क्या भारत की इकोनॉमी अब फिर से रिवाइवल के मोड में है, क्या कंजम्पशन फिर से उसमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनसे, और ख़ासतौर पे उसमें कुछ सरकार के फैसले, कुछ आरबीआई के रेट कट, ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये जता रही हैं कि भारत की इकोनॉमी अब फिर से दौड़ती हुई दिखाई देगी। जी, कुछ फैक्टर्स हैं प्रवीण सर, उनको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि सामान्य मॉनसून की उम्मीद, जिस तरह से हम लोग स्काईमेट और आईएमडी का प्रोजेक्शन जो देख रहे थे 106% के आसपास, कुछ राज्यों में आ भी चुका है मॉनसून। बेहतर आप बताएंगे सर। कच्चे तेल की कीमतों में कमी, ये बड़ा फैक्टर कहा गया। आज ही 13% का कट आया है सर। जैसी खबरें आई कि ईरान इजराइल के वॉर में कुछ नरमी आती हुई दिखेगी, अमेरिका का जो उसमें इंटरवेंशन आया उस वजह से, और आयकर में रियायतें कही गई, जिस तरह से वो 1275 वाला मामला है सर, वो वाला मामला। और तीसरा है कि ब्याज दर में आगे भी संभावित कटौती जो है देखने को मिलेगी। ये 4 फैक्टर्स बताए गए हैं सर, एक एक करके समझाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, मॉनसून की बात, पिछले साल से मॉनसून की जिस तरह से गतिविधि तेज हुई और अच्छा मॉनसून देश में रहा, उससे खरीफ और रबी दोनों की फसलें अच्छी हुई, आउटपुट अच्छा आया। उसका असर ये हुआ कि किसानों की कमाई हमको अच्छी होती हुई दिखाई दी, और फिर इसका असर अगर आप देखेंगे तो रूरल इकोनॉमी में और रूरल कंजम्पशन में हमको बूस्ट के तौर पर दिखा। और यही वजह थी कि चौथी तिमाही के नंबर जो थे वो उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़िया थे, ग्रोथ के नंबर अगर हम बात करें तो। अब आ जाती है आपकी बात, चाहे आप 8वां वेतन आयोग कर लीजिए, चाहे आप कच्चे तेल की कीमतें देख लीजिए। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपसे समझना चाहेंगे सर, जिस तरह से आप ईरान इजराइल वॉर को भी अच्छे तरह से कवर करते हैं, और लास्ट मनी सेंट्रल में आपने इतना अच्छा उसको डिकोड किया था, कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई थी सर कि प्रवीण जी तो आप बहुत अच्छा आईआर भी समझा देते हैं, तो वो वाला मामला समझाइए सर। पिछले बार हम लोग समझ रहे थे कि 60-65 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल था, अचानक से ऐसा क्या हुआ सर कि 70-80 के पार आ गया, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद ये 70 के नीचे आ गया है? नहीं, अभी देखिए, उसमें पहली तो एक एसबीआई की रिपोर्ट आई है, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि क्रूड का दाम $65 पे स्टेबलाइज कर सकता है। तो एक चीज़ ये, और $65 का मतलब ये है कि जो हाल में हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि $60 के आसपास की क्रूड की कीमत अगर स्टेबल रहती है तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो 65 उससे ज़्यादा दूर नहीं है। $65 की कीमत भारत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है अगर हम इम्पोर्ट बिल के हिसाब से देखते हैं तो। अब अगर आप ग्लोबल सिनेरियो की बात कर लीजिए तो आज बिल्कुल तड़के इस बात का ऐलान हुआ कि जो है ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, जिस तरह भारत और पाकिस्तान के मामले में था कि ट्रंप पहले ऐलान कर देते, सीज फायर बाद में होता है, वैसा ही आज उन्होंने कर दिया। ईरान समझ भी नहीं पाया कि सीज फायर करना भी है कि नहीं करना है। तो बहुत एक सधे हुए लैंग्वेज में जो अगरची हैं उनके जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई हमारा सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल किसी तरह का एग्रेशन नहीं करता तो हम इसको होल्ड करेंगे, यानी हम भी किसी तरह का हमला नहीं करेंगे। ठीक है। उसके पहले अब बहुत सारे अकाउंट्स में बहुत सारी जगहों पे इस तरह कहा गया कि एक तरह के फिक्स्ड मैच की तरह से हुआ जब ईरान ने आपका कतर में जो अमेरिका का एक बड़ा बेस है उस पर अटैक किया मिसाइलों से। लेकिन पहले ही जो ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कह दिया था कि साहब हमको पहले ही ईरान ने बता दिया था कि आप भैया अपना सामान आमान लेके निकल जाओ, हम यहाँ अटैक करेंगे। ओके। तो वो एक नेम से एक नाम चारे की एक हमला था। लेकिन खैर कुल मिला के सीज फायर की उम्मीद आई, इजराइल ने भी इस पर हामी भरी कि ठीक है हम तैयार हैं।
लेकिन आज दोपहर होते होते एक बार फिर से इजराइल पर ईरान के मिसाइलें दागे जाने की खबरें सामने आई। जी। इजराइल ने कहा कि ईरान ने सीज फायर का वायलेशन किया है, उसको तोड़ा है और हमारे ऊपर मिसाइलें दागे। और फिर इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब हम इस पर ईरान पे अटैक करेंगे। उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट में भी एकदम शार्प जो है 1000 पॉइंट से मार्केट गिरता हुआ चला आया और सेंसेक्स 200-250 अंक के आसपास आ गया। तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो दरअसल बड़ी इवॉल्विंग है और हर 1-2 घंटे पे कई तरह के घटनाक्रम हमको होते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। अब अगले 24 घंटे में क्या होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या ईरान और इजराइल अपनी तरफ से दोनों लोग जंग रोकने की कोशिश करेंगे? क्या डी एस्केलेशन का रास्ता कोई बनेगा? क्या ट्रंप फिर से दखल देंगे? ट्रंप कह रहे हैं कि कोई सारे लोग अपने अपने फायर होल्ड करें, ना करें फायर। जी। तो क्या दोनों जो देश हैं वो इसके लिए तैयार होंगे? ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पर नज़र रहेगी और इसी पर टिका होगा क्रूड का दाम। क्रूड अगर देखिए जंग रुकती है तो क्रूड की, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मामला है जहाँ पे कि 1/5 का पूरा जो ग्लोबल सप्लाई का जो चेन है सर, उसका 20% एग्जैक्टली वहां से जाता है, तो वो उसके इंटरप्शन को लेके एक बड़ा खतरा था जिसकी वजह से क्रूड में एक शार्प तेजी दिखाई दी। लेकिन भारत के लिए सर उसमें ज़्यादा चिंता की वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम लोग अधिकतर तेल जो है कहा जा रहा है कि रशिया से मंगाते हैं, उसके बाद ही नंबर आता है, तो वो वाला मामला हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि हम लोग 85 से 90% जो अपना तेल का रिक्वायरमेंट है। नहीं, लेकिन देखिए अगर ग्लोबल लेवल पे सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और प्राइसेस अगर शूट अप करते हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल खराब होगा और वो एक बड़ा मसला है जो कि परेशानी पैदा करने वाला है। जी जी जी। अब सर आपका रुख करेंगे HSBC की जो सर्वे कहिए या रिपोर्ट कहिए, उसमें कहा गया सर कि $40 बिलियन का जो है कंजम्पशन बूस्ट होने वाला है। इसी में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बातें कही गई। कहा गया कि जो सरकार ने इस बार बजट में जो राहत देने की कोशिश की उस वजह से भी इकोनॉमी में शायद लगता है सर 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए आने की बात कही जा रही है और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 2-3 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमी में बूस्ट आने वाला है। सर पूरा मामला क्या है उसको हम आसान भाषा में समझाइए। ये देखिए बहुत बड़ी रिपोर्ट है HSBC सिक्योरिटीज की, ये एक बड़ी रिपोर्ट है और जो ये बता रही है कि भारत का कंजम्पशन का जो मसला फंस गया था पिछले 1-1.5 साल में, भारत अब उससे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मामला जो फंसा था मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि सैचेट लाना पड़ा था, 1-1 2-2 रुपए के शैम्पू साबुन के लिए जो कीमत है। देखिए समराइज कर देता हूं, पिछले साल की सितंबर क्वार्टर की 5.4% की ग्रोथ का असली जो मसला था, जो वजह थी, वो पूरा का पूरा देश में जो कंजम्पशन पिटा था वो थी 7 तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर जो थे। बिल्कुल 5.5% की उसी ग्रोथ ने पूरे देश की ग्रोथ को 6.5% पर तब लाकर खड़ा कर दिया, जबकि लास्ट क्वार्टर में सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाई दी जी। तो कंजम्पशन का मसला देखिए पिछले 1-1.5 साल से फंसा हुआ है और जो रिपोर्ट HSBC की आई है वो ये बताती है कि $250 बिलियन की सालाना की भारत की एक कंजम्पशन का पैटर्न है, उसमें 15% का इजाफा हो सकता है जिस तरह के पिछले कुछ वक्त में जो स्टेप सरकार ने उठाए हैं। जी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के आने से जो सैलरी में इजाफा होगा बिल्कुल वो सरकार के स्टेप्स में शामिल है, जैसे कि एक लाख करोड़ रुपए का फायदा पूरा का पूरा जो कंजम्पशन बूस्ट है 1 लाख करोड़ रुपए का वो सीधा मिलने वाला है आपको इनकम टैक्स की छूट के जरिए। जी। वो सर 1275 तक वाला जो मामला है ना, बिल्कुल टैक्स जीरो। उसके अलावा इससे ठीक डबल यानी 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का जो बूस्ट है वो मिलने वाला है सरकारी कर्मचारियों के एंड पे, जो कि 8वें वेतन आयोग के जरिए आ रहा है। इसके बाद करीबन $4 बिलियन यानी उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो तकरीबन 30-40 हजार करोड़ का बूस्ट कहां से मिलने वाला है, वो मिलने वाला है RBI की तरफ से। तो 3 बड़े कदम ऐसे हैं जो कि देश की कंजम्पशन को एक बड़ा थ्रस्ट देने वाले साबित हो सकते हैं, जो HSBC की रिपोर्ट में भी कहा गया है और इसका जिक्र बोफा ने भी किया, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में भी किया गया है। प्रवीण सर इसी के साथ मेरे 2 सवाल हैं। एक जो सवाल है कि जिस लिक्विडिटी के इशू को लेकर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में हम लोग तमाम इस मुद्दे को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे थे कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हम लोग देखिए RBI से भी डिविडेंड मिला था, अच्छा खासा डिविडेंड मिला था। मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में भी ये बात कही गई कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। इस अगर पूरे कैलेंडर ईयर को देखें तो 100 BPS की जो रेट कट करना हो या CRR में सीधे अचानक से एकदम 100 BPS की कटौती करनी हो
तो ये सब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अब सर जो चूंकि ये रिपोर्ट आ रही है, आप बहुत गहन चिंतन करते हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे, तो सर फिर लिक्विडिटी की तो बाढ़ आ जाएगी भाई। वो पैसा आएगा डिविडेंड वाला, प्लस ये 2-3 लाख करोड़ ये आ जाएगा। नहीं देखिए, 12 लाख करोड़ रुपए आरबीआई डायरेक्ट जो है बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट कर चुका है पिछले कुछ महीनों में। तो 12 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बैंकों के पास है। बैंकों को क्या फायदा होगा? बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ अटक गई थी, रुक गई थी, वहां पे वो उसको उछाल मिलेगा। लेकिन बैंक सीधे कर्ज बांट दें भाई, वो आसान नहीं है। कर्ज के क्रेडिट ग्रोथ के अटकने के पीछे एक बड़ी वजह थी ऊंची ब्याज दरें। तो आरबीआई ने अपने एंड पर जो 100 बीपीएस की एक कटौती की है, अब 5.5% पे आ गया है रेपो रेट। वहां से सस्ता कर्ज जब आएगा तो सस्ता कर्ज फिर आपका चाहे ऑटो सेक्टर हो, कारों की सेल्स जो रुकी पड़ी थी, थम गई थी, लगातार कंपनियां परेशान है कि किस तरह से गाड़ियां बिकेंगी, रियल्टी जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो ग्रोथ है, जब वहाँ पे यूनिट्स की बिक्री है वो, और फिर आपका जो बाकी के कंज्यूमर गुड्स जो हैं, चाहे वाइट गुड्स हैं, इनकी बिक्री है, टीवी, एसी, फ्रिज, वाइट गुड्स हैं, इनकी बिक्री भी जो आप कहें कि उसको भी एक बड़ा जोर मिलेगा। तो आरबीआई का कदम, उसने सस्ता ब्याज दे दिया, सरकार ने आपकी जेब में पैसे दे दिए। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि महंगाई में बड़ी कमी आई है। रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप 3% से नीचे है सर। मई का अगर आंकड़ा देखेंगे तो वो 2.86, और उसमें भी ये है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसमें भी जो इन्फ्लेशन है उसको लेके किसी तरह की चिंता की बात नजर नहीं आ रही। इन्फ्लेशन का एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है सरकार के लिए, कम से कम अगर हम कहें कि तेल की महंगाई, सरकार को वहां पे बड़ी राहत है अगर 60, 65 या $70 तक भी अगर तेल रहता है। तो इसीलिए भारत के हित में बहुत बड़े तौर पर यह बात थी कि किसी भी तरह से ईरान इजराइल की वॉर डीएस्केलेट हो, बंद हो वॉर। अब इस पूरे बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं सर। आप कह रहे हैं कि जो भारत में महंगाई है वो 3% से नीचे है। अमेरिका और चाइना को भी इस पिक्चर में लाते हैं। अमेरिका में कहा जा रहा है हाइपर इन्फ्लेशन, चाइना की बात की जा रही है डीफ्लेशन, और तमाम तरह के जो इमर्जिंग इकोनॉमीज को लेकर मार्क मूवीज की रिपोर्ट हो, तमाम तरह के जो जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट हो, वो कह रहे हैं कि जो पिक्चर है इमर्जिंग इकोनॉमीज की वो बहुत बेहतर रह सकती है। तो इस मामले में जितनी जो रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं सर, ये तो भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। बिल्कुल भारत के लिए फायदेमंद है। और कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मार्क मोबियस ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि भारत का मार्केट इस वक्त सबसे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज भारत में मौजूद है। तो एक स्पेशल फंड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, स्पेशल फंड भी वो लॉन्च कर रहे हैं जो 30-40% जो इंडिया फोकस्ड होगा। और जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है उसमें भारत एक बड़ी फायदेमंद पोजीशन में है, चाहे इन्फ्लेशन को ले लीजिए, चाहे इंटरेस्ट रेट को ले लीजिए, चाहे जो टैरिफ से भी जो अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं वो भारत के पक्ष में पैदा हो रही हैं। तो इंडिया ओवरऑल अगर आप देखें, और इसी वजह को अब अगर हम बिल्कुल शुरुआती बात के साथ जो आपने कही उसके साथ अगर मैं जोड़ दूं कि S&P ने 6.5% का अनुमान कर दिया है, तो अगर हालात ठीक हुए तो हो सकता है हम 7% की ग्रोथ को भी एक बार फिर से टच करें। एक अंतिम सवाल सर, फिर शो को वाइंड अप कर देंगे। टैरिफ की बात आपने छेड़ दी, तो जिस तरह से जो अमेरिका और यूएस के बीच में जो रस्साकसी है वो कहां तक जाता हुआ दिख रहा है सर? 9 जुलाई वाला डेट भी पास आ चुका है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट लेवल की जो वार्ता है वो फाइनल हो सकती है। तो क्या ये वाली भी गाड़ी फंसी रहेगी क्या? अनसर्टेनिटीज को मैं कम करते हुए देखना चाह रहा हूँ। नहीं, अमेरिका और चीन भी देखिए कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे, चाहे रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स हों उनको लेके या बाकी दूसरी चीज़ों को लेके। जिस तरह का दुनिया में बवाल मचा हुआ उसके बाद तो ये इस बात की जो ज़रूरत है वो और बढ़ जाती है कि जल्द से जल्द ये डील हो, भारत की भी अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर डील हो, तो पूरी दुनिया के लिए एक अनसर्टेनिटी खत्म होती हुई दिखाई। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।